साउंड का भी प्रॉब्लम हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आलोक रंजन। अ, आज के दिन का हम भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि एक ओपन क्लास, एक लाइव क्लास ऑनलाइन के माध्यम से भी होना चाहिए। और कई बार लेकिन सर्कमस्टांसेस डिफ़िकल्ट होता है या चैलेंजिंग होता है, या अचानक ही इंसान के लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि हम अपने कमिटमेंट को कई बार पूरा नहीं कर पाते मन से चाह करके भी, क्योंकि हमने आज के दिन के लिए एडवर्टीजमेंट किया न्यूज़पेपर में और पैसे खर्च किए। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि आज अपना 100% ना दे। और आज तो स्टूडेंट्स का डिमांड था कि लाइव क्लास होनी चाहिए और डेमो क्लास होनी चाहिए। जब भी स्टूडेंट्स डेमो क्लास की बात करते रहे हैं तो मेरे मन में कई बार बहुत गुस्सा भी आता था कि यार मैंने 12 साल पढ़ाया, पता नहीं 1000 से ऊपर तो आईएएस होंगे, 3-4 हज़ार तो पीसीएस अधिकारी होंगे। इस बार भी हरियाणा रैंक 1, एमपी बीसीएस रैंक 2, यूपी बीसीएस रैंक 2 सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। यूपी में तो और भी रैंक 9 अरुण, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो अब मुझे कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन देना है? और डेमोन्स्ट्रेशन तो मैंने तब भी नहीं दिया जब हम पहली क्लास में गए थे, क्योंकि लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, जो हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे ये बात, बहुत अच्छी बात कही कि सर वो आपको लेकर के सशंकित नहीं रहते। उनके मन में होता है कि ज्योग्राफी एक अच्छा ऑप्शनल है या नहीं, ज्योग्राफी से मुझे क्या लाभ होगा। वो आपका टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपना टेस्टिंग करते हैं कि ज्योग्राफी उनके लिए सुटेबल है या नहीं, या एज एन ऑप्शनल ज्योग्राफी उनको कितना लाभ देगा, कहाँ कहाँ लाभ देगा। या फिर आपके टीचिंग मेथड से वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते हो या आप क्लास में लिखवाते हो या नहीं, या फिर नोट्स बनता है या नहीं, फिर आंसर आंसर राइटिंग पे बल है या नहीं, टेस्ट लेते हो या नहीं। इन चीज़ों के विषय में उनकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, उत्सुकता ज़्यादा होती है। ये बात मुझे बहुत उचित लगी। और डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम डिस्टेंटली लोकेटेड फ्रॉम माई स्टूडियो, हम अपने स्टूडियो से बहुत दूर कहीं बैठे हुए हैं, और आप हाईवे पे आवाज़ भी सुन रहे होगे, क्योंकि कुछ एक ऐसी घटना है जिसके कारण मुझे दिल्ली से अचानक निकलना पड़ा। लेकिन मैं कहीं पर एक ईंट का एक भट्टा कहते हैं उसको, ईंट के भट्टे के एक ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पर हमने अपना इक्विपमेंट सब लाया हुआ है, और हम इसको किसी तरह से रिक्वेस्ट करके, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया, और अद्भुत लोग हैं भारत के, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। तो हम ये इक्विपमेंट्स अपना लेकर के आपके सामने बैठ गए हैं। और स्टूडियो जैसा इफेक्ट तो नहीं आएगा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, लेकिन कम से कम कम्युनिकेशन तो हो ही सकता है ना। और शायद आपको हम पूरे आकृति में ना दिखें, या फिर उस तरह से जो एक खड़ा होने के बाद एनर्जी होता है इंसान के अंदर में, या जिस तरह से वो अपने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पे काम कर सकता है या डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है, इतना तो संभव नहीं है। लेकिन जो कुछ भी संभव है आज हम करेंगे और आपके सामने हैं। और थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं अपना स्टूडियो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता हूँ आज। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो, क्लास 1 भी मैंने लिखा है तो वो भी इंक स्प्रेड कर गया है, क्योंकि हम इसके हैबिचुअल नहीं हैं, आदत नहीं मुझे इस बोर्ड पे काम करने की। कुछ 2-3 क्लास लिया हुआ है इन मशीन्स पे मैंने, तो देखते हैं, आज अच्छा होना चाहिए। ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, 2-3 बातें बहुत ध्यान से सुननी है आपको। ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, मुझे लगता है कि किसी भी विषय से सबसे अधिक सफलता ज्योग्राफी को ही मिली है आज तक, और किसी अन्य विषय को नहीं मिली है। ये पेज भी हमारे इसमें चेंज नहीं हो पा रहा है।
ओके, तो ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, कुछ अलग सा हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है बोर्ड। इसमें आपको मुख्य रूप से चार बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी चार बातें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बोर्ड तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। पहली बात, सबसे पहली बात है कि ज्योग्राफी का जीएस में कितना योगदान है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ज्योग्राफी इन जनरल स्टडीज, है ना, इन जनरल स्टडीज ज्योग्राफी का क्या रोल है। तो अभी आप देखो कि जीएस का पेपर हुआ, और जीएस के पेपर में जो पेपर 1 है, पेपर 1 में अगर आप इंडियन सोसाइटी के प्रश्न को भी देखोगे, ज्योग्राफी का जो 100 क्वेश्चन तो है ही, 100 मार्क्स का क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से आ ही रहा है जो ट्रेडिशनल है, लेकिन इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस को देखोगे तो उसमें से भी 15-15 नंबर के 2 प्रश्न आप बहुत शानदार लिख सकते हो। उसके लिए आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एक प्रश्न आया था कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया पे, और एक प्रश्न आया था रीजनलिज्म पे। तो जो कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया की विविध संस्कृति है, उस पर मानव भूगोल में हम लोग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई नृजातीयता और विविधता, प्रजातीय विविधता, धार्मिक विविधता, ये सब कुछ बहुत गहराई से पढ़ते हैं। और एक ज्योग्राफर को बहुत डीप नॉलेज होता है कंपोजिट कल्चर का। आप सिलेबस को, यूपीएससी के सिलेबस को, ज्योग्राफी सिलेबस को एक बार जरूर देखना। दूसरा जो और भी महत्वपूर्ण है वो है रीजनलिज्म पे एक प्रश्न आया, प्रांतवाद पे एक प्रश्न आया। तो आप अपने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, जो पेपर 2 पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सिलेबस है, उसको देखो, उसमें प्रांतवाद बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये 2 प्रश्न तो कितनी आसानी से ज्योग्राफी के सिलेबस से बन रहे हैं। उसके लिए कोई इंडियन सोसाइटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी, डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन और बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन, एक ग्लोबलाइजेशन पे प्रश्न आया हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन, ये सब, सीमा विवाद, राज्य विवाद, आप एक बार ध्यान से ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को देखोगे तो आप अच्छी तरह से हमारी बातों को समझोगे कि ये 100 प्लस 30 to 50 मार्क्स और निश्चित रूप से पेपर 1 में कवर कर रहा है, बिना संदेह के। तो 150 मार्क्स, 130 मार्क्स तो पेपर 1 में ही कवर कर लिया। पेपर 2 में जियो पॉलिटिक्स में जाओगे तो वहाँ भी 25, 30, 40 तक प्रश्न कवर हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया एंड साउथ एशिया, जो हमारा जियो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, या हमारा जो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का सेक्शन आता है, प्रादेशिक विकास का सेक्शन आता है, तो वहाँ से रिलेटेड कई प्रश्न होते हैं पेपर 2 में भी। विशेषकर जिन प्रश्नों को लोग कहते हैं कि आईआर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रश्न है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से ये लाभ आपको मिलेगा। तीसरा हम लोग चलते हैं थर्ड पेपर में। तो थर्ड पेपर में तो भाई बहुत सारा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहला शब्द लिखा है, वो आपके हमारे पेपर 1 में, इंडियन पेपर 1 में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, वहाँ पर भी वही शब्द लिखा हुआ है। तो आप सिलेबस को एक बार मैच करके देखोगे तो आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, आपको क्रॉपिंग पैटर्न पे, आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, इंडस्ट्रियल लोकेशंस पे, बहुत सारे पेपर 3 में ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो ज्योग्राफी से बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हैं। और कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कई बार लगते हैं कि साइंस टेक के हैं, कई बार लगते हैं कि इकोनॉमी के हैं, लेकिन इकोनॉमी और साइंस दोनों का जब संगम होता है ना, तो वही बनता है ज्योग्राफी। आप देखो कि पेपर 3 में भी कहीं ना कहीं, अगर तुम एक मिनिमम भी आंकड़ा ले लो तो 75 मार्क्स का, आउट ऑफ 250 हम बात कर रहे हैं, 75 तो रहता ही रहता है। 100, 150 तक टच कर सकता है ये। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी आप देखो पेपर 3 में है। तो कुल मिलाकर के जो सिलेबस जीएस में कवर कर रहा है, अगर हम मान ले
पेपर 1 में 130 ऑन द मिनिमम साइड, पेपर 2 में 20 नंबर मान लेते हैं मिनिमम साइड, तो 150 नंबर तो होगा। फिर इस पेपर में 75 to 100 तो 250 नंबर होगा। तो ये 250 नंबर का तो कम से कम कवरेज है ही। अगर आपका दिन अच्छा है, आपका वर्ष है, आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे काम कर रहे हैं, तो उस दिन हो सकता है, उस वर्ष हो सकता है कि आप 250 की जगह 300 से 350 नंबर यहीं पे आप ग्रैब कर लें ज्योग्राफी से। और निबंध अगर आप देखोगे तो कई बार दोनों निबंध और एक निबंध तो निश्चित रूप से रहता है। तो निबंध का भी 125 मार्क्स अगर मिनिमम भी हम ले लेते हैं तो ये कुल मिला करके लगभग 900 to 1000 मार्क्स का ज्योग्राफी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अगर हम ऑप्शनल प्लस जीएस को मान लें तो। अब ऐसे समझो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी का अर्थ होता है कि आप निश्चित रूप से 1000 मार्क्स की तैयारी कर रहे हो अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और ये सत्य है। इस सत्य से परे कुछ भी नहीं है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी से इन्वायरमेंट को सेपरेट कर दिया जाए, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी के सिलेबस को देखोगे तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की साजिश लगती है मुझे, और उनकी बेवकूफ़ी भी लगती है। क्योंकि हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल में बायो ज्योग्राफी अलग से है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी अलग से है, कॉन्टेम्पररी इशूज़ अलग से है, क्लाइमेटोलॉजी में जाओगे, जियोमॉर्फोलॉजी में जाओगे, इंडियन ज्योग्राफी में जाओगे, सब में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंसर्न के साथ, रिसोर्स कंसर्न के साथ, मानववाद के साथ, मानव के विकास के साथ, इस तरह की जो मुख्य धारा आज चल रही है किसी भी शिक्षा के फील्ड में, वो सब कुछ सम्मिलित है। ओवरऑल ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो आपके जीएस में बहुत 500 मार्क्स का कवरेज दे रहा है। तो एक ऐसा विषय जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल करते करते अगर आपका जीएस 500 मार्क्स का तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा है ना ये। और दूसरा ये है कि जैसे व्हाट जैसे आप अगर देखते हो कि इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो इंटरव्यू में सामान्य क्या लोग पूछते हैं, आप सोच करके बताओ। पहला प्रश्न क्या होगा, आप कहाँ से हो, डिस्ट्रिक्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट से पूछता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो डेवलपमेंट की जब भी बात होगी तो आपको समझना होगा ना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सॉइल कैसा है, मृदा कैसी है, अपवहन तंत्र कैसा है, ड्रेनेज कैसा है, हाइड्रोलॉजी कैसी है, जल तंत्र कैसा है, नलकूप का विकास हो सकता है या नहीं, नहरें हैं या नहीं, कितनी रेनफॉल है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, फसल चक्र क्या है हमारे। फिर आप फसल के आधारित इंडस्ट्रीज को सोचोगे, फिर वहाँ के भूगर्भ शास्त्र के आधार पर वहाँ के माइनिंग एरियाज को समझोगे। तो ये ज्योग्राफी नहीं है तो क्या है। तो आपका पहला प्रश्न जब भी इंटरव्यू पूछा जाता है तो ज्योग्राफी आपको कहीं न कहीं पीछे से एम्पावर करती है, आपका सशक्तिकरण करती है। इंटरव्यू में बोलने के लिए जो फ्लुएंसी आएगी, जो नॉलेज बेस होगा, वो यहीं से आएगा। फिर किसी भी आईआर के सब्जेक्ट पे मान लो कोई भी प्रश्न पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, तो जब तक उस देश के रिसोर्स का नॉलेज नहीं होगा, उसके लोकेशंस का नॉलेज नहीं होगा, हमें सीमा का नॉलेज नहीं होगा, तब तक उस विषय पे आप कभी भी अपनी प्रगाढ़ता का प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। अपना कहीं ना कहीं आप रुक जाते हो ज़िंदगी में बोलने के क्रम में। और अच्छा तभी बोल पाते हो जब आपका एक फाउंडेशन हो ज्योग्राफी का। तो जो भी प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, डेवलपमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ज्योग्राफी का एक बेस होता है। और इंटरव्यू का एक तीसरा पार्ट क्या होता है आजकल, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, है ना, नगरीकरण, जनसंख्या, यही सब तो होता है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में क्या समस्या है भाई, एसीजेड भारत में बनाया, फेल क्यों कर गया। आप एक बार, मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप एक बार ज्योग्राफी के पूरे इंडिया पेपर के सिलेबस को देखो। तो इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, आपको यहाँ के पूरे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा, पूरे फिजियोग्राफी का नॉलेज होगा। तो ये तो उसके बाद पूरे हाइड्रोलॉजी का नॉलेज होगा, जल तंत्र का नॉलेज होगा, नदियों के नेटवर्क का नॉलेज होगा, वेजिटेशन का नॉलेज होगा, सॉइल का नॉलेज होगा। फिर आप बाढ़ और सूखा प्रदेश और भूकंप और सुनामी और पर्यावरण में क्या नहीं पढ़ लोगे आप। तो आजकल तो जो विषय इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो या तो पर्यावरणीय समस्या से पूछे जाते हैं, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं, या फिर मानववाद से संबंधित पूछे जाते हैं, है ना, या फिर सामाजिक समस्याओं में जाएंगे वो।
तो सामाजिक समस्याओं का भी समाधान क्या है? आर्थिक शक्ति। और सामाजिक समस्याओं में अगर जाएंगे भी तो हम तो पूरा ट्राइब पढ़ाते हैं भाई। पूरा ट्राइब्स कौन है, लिंग्विस्टिक रीजन्स कौन से, जैसे मैंने आपसे कहा पहले कि जितना भी मानव भूगोल का सिलेबस है और जो भौगोलिक चिंतन का सिलेबस है, उसको एक बार आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि इंटरव्यू में इससे ही रिलेटेड पूछा जाता है। सेकुलरिज्म भी हम पढ़ाते हैं ज्योग्राफी के अंदर में। अगर हमसे नहीं पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ो, खुद से पढ़ो, तब भी सेकुलरिज्म तो आपको पढ़ना होगा ना, रिलीजन तो आपको पढ़ना होगा ना। तो ये सारे विषय हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है स्टूडेंट कम्युनिटी से कि आप लोग कभी किसी टीचर या किसी कोचिंग की बात को न सुन करके सिलेबस पे खुद ही निगाह डालो। और निगाह डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूपीएससी के नीड के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार इससे बेहतर सब्जेक्ट कोई नहीं है। मान लो आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो, एक तुलना करते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप उसकी तुलना करते हो ज्योग्राफी के साथ, तो पॉलिटिकल साइंस में इन्वायरमेंटल कंसर्न तो नहीं पढ़ा रहा है ना, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तो नहीं पढ़ाएगा ना, वहाँ तो पॉल्यूशन और नगरीकरण ये सब तो नहीं पढ़ाएगा ना। तो पॉलिटिकल साइंस आईआर और भारत के संवैधानिक और न्यायिक तंत्र से भले ही कुछ डील कर ले, तो वो सिर्फ 1/3 हो सकता है। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है कि भारत के संविधान वाला 1/3 तो नहीं करेगा पार्ट, लेकिन बाकी जो 2/3 शेष रह गया वो तो ज्योग्राफी आपको पढ़ा ही देगा। तो अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं किसी अन्य विषय से, चाहे पॉवेड से कर लें, चाहे किसी भी अन्य विषय से कर लें, तो ज्योग्राफी की महत्ता कभी खत्म नहीं हो सकती है। अब यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्योग्राफी इतना पॉपुलर है और इतने लोग लेते हैं। हिंदी माध्यम में बहुत कम लोग लेते हैं। हिंदी माध्यम में तो सीधे सीधे एक अफवाह उड़ जाएगा कि हिंदी साहित्य ले लो, सारे लोग हिंदी साहित्य ले लेते हैं। ये मैंने देखा है और ये कोई सत्य बात है। आप जिससे पूछोगे वो हिंदी साहित्य का गाना गाते रहेगा। अब हिंदी साहित्य मान लो आप ले लेते हो तो अच्छी बात है, हिंदी साहित्य बढ़िया सब्जेक्ट है। मेरी माता जी हिंदी साहित्य से थी, हमारा बहुत अभिरुचि है। लेकिन प्रोफेशनली अगर उसको हम देखेंगे तो प्रोफेशनली ये कितना सही है यूपीएससी के लिए। मान भी लेते हैं कि हिंदी साहित्य से आपको 20 नंबर 15 नंबर का एज मिल जाता है, मेंस लिखने में 15-20 नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है। मान लो ज्योग्राफी से 260 लाया तो हिंदी साहित्य वाले 280 284 ले आए, मान लिया ना। जबकि ज्योग्राफी से भी 327 और 340 नंबर तक आए हुए हैं। और हिंदी में भी हमारा स्टूडेंट मयंक था, एक श्रीवास्तव था, 38th रैंक इंदौलिया था, ये सब 300 क्रॉस किया हुआ है, 307 305 ऐसा नंबर लाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी हिंदी माध्यम में नंबर नहीं आता है। मैंने जिन नामों को लिया उनको आप उनसे आप बात कर सकते हो। मयंक यूपी में रैंक लाया, बहुत अच्छा। आईएएस के स्कोर्स की हम बात कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस में तो ज्योग्राफी का कोई सानी है ही नहीं। चाहे तुम बीपीएससी का रिजल्ट उठा करके देख लो, चाहे तुम अब बीपीएससी में रिजल्ट में देखने में हिस्ट्री और ज्योग्राफी यही दो सब्जेक्ट है जो सबसे अच्छा काम करता है। बिल्कुल निर्भीकता से और ईमानदारी से ये फैक्ट आपको पेश कर रहे हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी यही दो सब्जेक्ट टॉप पर है। यूपी में आओगे ज्योग्राफी टॉप पर है। आप हरियाणा में जाओगे ज्योग्राफी टॉप पे। हरियाणा का रैंक 1 मोहित राणा ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, उसका हिंदी साहित्य भी है। तो हिंदी साहित्य से वहाँ उसका एडवांटेज क्या मिल गया कि हिंदी का पेपर वहाँ पे जो होता है उसमें मार्क्स ऐड किए जाते हैं, मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो मार्क्स जब जोड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा उसको लाभ वहाँ पे मिल गया। लेकिन हिंदी का मार्क्स बिहार पीसीएस में या शायद यूपी पीसीएस में उसको क्वालिफाइंग है, जितना मेरा नॉलेज है। बीपीएससी में तो आई एम वेरी श्योर कि वहाँ सिर्फ क्वालिफाइंग है, यूपी में भी शायद क्वालिफाइंग ही है। खैर आपका एसएमएस हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कहीं भी, मेरे पास वो डिवाइस नहीं है अभी कि हम एसएमएस भी पढ़ पाएँ, लेकिन अपनी बात कह देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपका एसएमएस पढ़ करके आपके प्रश्नों का भी जवाब देंगे। अभी फ्री क्लास रखा जाएगा, आप इसकी चिंता ना करें। देखो, जब भी ज्योग्राफी की बात की जाएगी तो पीटी में कितना क्वेश्चन आता है आप पूछ लो ना किसी से। अब ज्योग्राफी में जबरन लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि ज्योग्राफी से भाई प्रश्न आए 8। अरे वो जो 8-10 प्रश्न आप दिखा रहे हो ज्योग्राफी से नहीं है, वो फिजिकल ज्योग्राफी से हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को तो 1 से 18 काउंट कर ले रहे हैं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं व्हाट इंडियन पॉलिटी से, उसमें 1 से 18 काउंट कर ले रहे हैं। तो ज्योग्राफी भी वैसे ही 1 से 18 लगातार क्वेश्चन ज्योग्राफी का ही रहता है, लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि पर्यावरण से पूछ दिया, ऐसा कई बार लगता है कि इकोनॉमी से पूछ दिया।
ऐसा कई बार फील होता है लोगों को कि ये क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर से है, ये क्वेश्चन तो फॉरेस्ट्री से है। तो आजकल तो लोग ज्योग्राफी को फाड़ फाड़ करके रखे हैं। भ्रम है ये कि ज्योग्राफी से एग्रीकल्चर को सेपरेट कर दो, फॉरेस्ट्री को सेपरेट कर दो, इन्वायरमेंट को सेपरेट कर दो और दिखा दो कि ज्योग्राफी से पीटी में तो 10 ही क्वेश्चन आ रहा है। ये तो जो ज्योग्राफर है या जो ज्योग्राफी पढ़ता है वो आपको बताएगा। कुल मिलाकर के 30 से 40 प्रश्न ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से निश्चित रूप से आएगा। अगर उसमें हम लोग इस तरह का हरकत ना करें कि एग्रीकल्चर साइंस को अलग करने लगें। और अब एग्रीकल्चर साइंस तो एक बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, उससे जीएस कैसे पूछ सकता है बताओ? उससे जीएस पूछने की कोई मतलब नहीं बनता है। वो ज्योग्राफी के अंदर में ही आ जाता है सब कुछ। आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखोगे ऑप्शनल का, कितना बड़ा एग्रीकल्चर का सिलेबस दिया हुआ है। तो उससे प्रतीत होता है ना कि अगर आप इस सिलेबस को जस्टिफाई करोगे तो आपका पीटीआई क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से। ज्योग्राफी तो है ही ना, कई विषयों का मिला जुला एक रूप है, इंटरफेस ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स है, उभयनिष्ठ है ये साइंस का, आर्ट्स का और आर्ट्स के कई धाराओं का। तो पीटी में इतना महत्वपूर्ण होगा, मेंस में महत्वपूर्ण होगा। मेंस में 1000 नंबर का, 800 से 1000 नंबर का कवरेज कम से कम देगा आपको। पीटी में 30 से 40 प्रश्न तो कम से कम आप हिट कर ही सकते हो इसके बेसिस पे। हो सकता है कई बार प्रश्न आप 30-40 हम कहते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व ना हो, लेकिन इलिमिनेट तो कर ही दोगे, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगा। या कल को एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री या इन्वायरमेंट पे कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हो, वहाँ पे तुम कंफर्टेबल तो कम से कम ज़्यादा रहोगे ना उन लोगों से जो बाकी साहित्य या कुछ कुछ विषय लेकर के बैठे हुए हैं। तो उनसे ये, मेरे देखो किसी विषय से कोई कोई चिढ़ नहीं है, गलत अर्थ में इसको ना लिया जाए तो बहुत अच्छा है। अपना अपना ओपिनियन होता है, बाकी आप स्वतंत्र हो आप निर्णय लेने के लिए। लेकिन मेरे अपने ओपिनियन में तो बिल्कुल, इंटरव्यू में भी आप जाते हो अगर किसी साहित्य विषय को लेकर के, तो इंटरव्यू वाले तो पहले मुस्कुराते हैं। और जितने भी इंटरव्यू ये जो सो कॉल्ड संस्थाएं डालती हैं प्रैक्टिस के नाम पे, उनके इंटरव्यूअर्स जो प्रश्न पूछते हैं उन बच्चों से, हिंदी माध्यम के बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, वो इतने रिडिकुलस हैं, इतने हास्यास्पद हैं। एक तो इंटरव्यूअर जो बैठा हुआ है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, और उससे बड़ा ज्ञानी, ज्ञान के बोझ से एकदम लगता है बेचारा दबा हुआ है। और ऐसे ऐसे इडियोटिक सड़क छाप प्रश्न पूछ रहा है और उसका बहुत सारा व्यूज आता है। ये मेरे समझ में नहीं आता है कि इस तरह के प्रश्न कभी यूपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे, और बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में तो अब सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं, बिल्कुल आपके बायोडाटा से प्रश्न होंगे, करंट अफेयर से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सब प्रश्न रहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पे रहेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे रहेंगे, फिर आपके कुछ एप्टीट्यूड पे वो लोग अपने ढंग से डिस्कशन करते हैं। लेकिन इस तरह से ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जिस तरह से लोग ऑप्शनल पे तो बहुत ही कम प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि आप मेंस देख करके आए हो, तो मेंस दे करके आए हो तो ऑप्शनल में तो आपका कमांड है ही। तो ऑप्शनल से प्रश्न न के बराबर पूछे जाते हैं, एक बहुत बड़ा सत्य है। जबकि ये जो मैं देख रहा हूँ बोर्ड बना के जो लोग लाइट और कैमरा और सूट पहन करके बैठे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे हैं? ये ऑप्शनल से पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं अच्छा अच्छा आपका हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य में इस धारा को बताइए। ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। जो हमारे आईएएस के चेयरमैन बोर्ड वाले होते हैं वो क्या हिंदी साहित्य से आते हैं? वो हिंदी साहित्य से, एक पुरुषोत्तम जी आए थे बहुत पहले, वो भी हिंदी साहित्य से प्रश्न नहीं पूछते। वो भी, कोई भी व्यक्ति होता है तो वो आपसे इस तरह से साहित्यिक प्रश्न थोड़ा ना इंटरव्यू में पूछ करके, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर में वो आपके देखता है कि आपके अंदर में प्रति उत्पन्न मतित्व क्या है, आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, आपका रिफ्लेक्शंस कैसा है, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, आपका नॉलेज बेस कैसा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके आपका पैशन क्या है, हॉबी में क्या देखता है वो, पैशन क्या है, और हॉबी में भी देखता है कि इसका ओरिएंटेशन किस तरह का है, तो उस व्यक्ति का ओरिएंटेशन किस प्रकार का है, किस तरह का, कहीं वो रेडिकल तो नहीं है ये ढूंढता है, कहीं ये लिबरल है, रेडिकल है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है। तो उसके पूरे पर्सनैलिटी का टेस्ट लिया जाता है। अब पूरा हिंदी माध्यम तो हिंदी माध्यम के लोगों से ही ट्रेंड हो रहा है, इंग्लिश माध्यम के लोग तो कोई है नहीं जो कि इंग्लिश माध्यम। अब
ये तकलीफ़ मुझे तो होती है, क्योंकि हमारे भी स्टूडेंट हम देखते हैं कि इंटरव्यू का जब टाइम आता है तो कहीं कहीं भागना शुरू कर दिए और हमारी बात भी नहीं सुनते हैं बहुत ज़्यादा अब तो, क्योंकि जो बाज़ार में हवा चलती है लोग उस हवा का ही, जो बयार बहती है उसी में लोग बहते हैं। अब करिश्मा क्या हो रहा है कि 5 साल के अंदर में हिंदी माध्यम का रिजल्ट बिल्कुल, जिसे इलाहाबाद की भाषा में कहते हैं, शून्य बटा सन्नाटा होते जा रहा है। बहुत बढ़िया है। हमारा क्या है, हमारा तो सब अच्छा चल ही रहा है। अब देखो, कई बातें जो इमोशन से कही जाती हैं उस पर ज़्यादा राजनीति नहीं करना है आप लोगों को। चलो ओके। तो ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि भाई आ, ये कन्फ्यूज़न तो होना ही नहीं चाहिए, और एक डेटा अगर आपको देंगे तो आप हैरत में पड़ जाओगे। हमारा डेटा है कि पीटी में जो लोग अपीयर होते हैं, पीटी में कितने लोग ज्योग्राफी से अपीयर होंगे, अराउंड 30 to 40,000 लोग पीटी के पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम ज्योग्राफी से लेंगे। ये हमारा ज्योग्राफी है। और इसके बाद पीटी के बाद ये ज्योग्राफी के बाद आप यहाँ पे और भी लेते हैं ना, हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री का भी मोर और लेस यही है। पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा कम है, 20 to 25,000 है, लेकिन लगभग बराबर ही है। पवेड का अगर देखोगे तो पवेड का भी ऐसे ही कुछ है, अराउंड 30-35 ही है। ज्योग्राफी के लगभग बराबर पवेड में भी लोग पीटी के पहले लोग फॉर्म में अपीयर करते हैं तो भरते हैं। ये जो डेटा आपको दे रहे हैं बिल्कुल शुद्ध डेटा यूपीएससी के चार्ट में आपको मिलेगा। अब इसमें पीटी कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, ज्योग्राफी से आपको लगभग 3800 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आप यही देखोगे कि हिस्ट्री से तो बड़ी मुश्किल से 1400 करते हैं। अब देखो, इसमें 2400 ज़्यादा लोग ज्योग्राफी से क्वालिफाई कर गए। क्यों कर गए? पॉलिटिकल साइंस में आप देखोगे तो ये भी लगभग 1300 से 1400 लोग क्वालिफाई करते हैं। यहाँ भी जाओगे पवेड वाले भी, तो ये भी लगभग ऐसे ही कुछ 1400-1500 क्वालिफाई करते हैं। आखिर ये अंतर क्यों है, ये बात समझने की आवश्यकता है। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि ज्योग्राफी से ज़्यादा लोग मेंस लिख रहे हैं। हिंदी माध्यम तो ज्योग्राफी से बहुत ही कम मेंस लिखता है, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं होती। ये तो सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य और इतिहास के लोग होते हैं ज़्यादातर, तो ये यहीं भागते हैं, इसी दिशा में भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि इनको कम मेहनत पड़े, ये पहले से ही डरे हुए हैं। कम मेहनत पड़े, पहले से दिमाग लगाए पड़े हैं। इनको सीखना नहीं है कैसे आसानी से कैसे काम हो जाए। तो जैसे ही आसानी से काम होने का थ्योरी आएगा, वैसे ही आप कैसे यूपीएससी जैसे या कंपटीशन में कैसे आप लड़ पाओगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी खराब सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जो थॉट है कि व्हाई नॉट टू टेक ज्योग्राफी, बिकॉज ए ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है, बी कि बहुत कठिन है, सी साइंस है, ऐसा लोग सोचते हैं। मेरा इतना इंटरेक्शन है बच्चों से कि हम आपको एक सत्य दे रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे, अगर रिजल्ट में देखोगे तो 3800 रिजल्ट आता है। 3800 लोग ज्योग्राफी से मेंस लिखते हैं। फाइनल सिलेक्शन है ना 150 के आसपास है, और ये 250 तक भी और 300 तक भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो 150 है, और अगर आप जाओगे हिस्ट्री विस्ट्री वगैरह से, तो ज्योग्राफी का जो परसेंटेज आता है ना लगभग 6% के आसपास आता है सक्सेस का रेट। अब ऐसे ही हिस्ट्री में जाओगे तो ये ज्योग्राफी से कम ही है, 5% या 4% चला जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में जाओगे तो ये 7% दिखाता है, ज्योग्राफी से ऊपर दिखाता है। पवेड भी 7 के आसपास दिखाता है, ज्योग्राफी से ऊपर दिखाता है। लेकिन परसेंटेज क्यों ज़्यादा दिखाता है, उसका कारण क्या है कि 1400 लोगों का परसेंटेज, हम 100 रुपये का 10% कहेंगे, है ना, तो 10 रुपया हो गया। अब हम 1,000 का 1% कहेंगे, तभी तो 1,000 का अगर हम 8% कहते हैं, हम ऐसा करते हैं ना कि 100 रुपये का 10% तुमको दिया, हमने तुमको 10% दिया 100 रुपये का, तो 10 रुपया तुमको मिला। अब हम 1,000 रुपये का 9% देंगे तो तुमको कितना मिलेगा? 90 रुपया मिलेगा ना। तो ये तो चूंकि 3800 ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज्योग्राफी दे रहा है ना पीटी में, ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई करा के मेंस करने का, ऐसे देखना है इस पर्सपेक्टिव को। इसको लोग उल्टा दिखाते हैं कि ज्योग्राफी से परसेंटेज रिजल्ट कम है। अरे भाई, परसेंटेज रिजल्ट तो कम होगा ही होगा जब ये मास इतना बड़ा हो जाएगा। आपसे तो 3 गुना ज़्यादा बड़ा मास लगभग हो रहा है ना, 2.5 गुना बड़ा मास है ये, तो परसेंटेज में तो थोड़ा कमी तो आएगा ही आएगा ना। लेकिन आप टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स देख लो, पीटी क्वालिफाई करने का अपॉर्चुनिटी देख लो, तो ज्योग्राफी से बड़ा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ना कभी कोई था। बीच में पवेड की एक हवा बही थी 2000
9, 10, 11, 12, फिर वो भी ख़त्म हो गई कुछ समय के बाद। तो ये तो सत्य है जो आपके सामने है। अब ज्योग्राफी का सिलेबस लोग वास्ट कहते हैं, सिलेबस वास्ट है भाई, चलो माना कि सिलेबस वास्ट है। क्या है इनको, ओके, सिलेबस वास्ट, वास्ट सिलेबस है। कैसे है सिलेबस वास्ट, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे वास्ट है? अगर मान लो कि 40% ज्योग्राफी का कोर होता है, 40% सिलेबस है, ये कोर ज्योग्राफी है जो सिर्फ ज्योग्राफी वाले बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन जो 60% ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये तो जीएस वाले भी पढ़ेंगे, जनरल स्टडीज में भी इनको पढ़ना है। अब ये बताओ कि ये 60% तो जनरल स्टडीज वाले को ही पढ़ना है, तो ज्योग्राफी ऑप्शन लो या ना लो, ज्योग्राफी के सारे विषय तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब ज्योग्राफी के सारे विषय जब आपको पढ़ नहीं पड़ रहे हैं तो भाई ऑप्शनल ही क्यों ना ले लिया जाए। तो मुझे लगता है ना कि इस विषय पे अब हम दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। इस बार यूट्यूब पे मैंने बोल दिया कि ज्योग्राफी क्यों लेना चाहिए, और आपके मन में बहुत सारा मल्टीपल गाइडेंस के आप शिकार रहते हो। अगर देखो, सिलेबस को देखना चाहिए। दूसरा, आप अपने अभिरुचि को देखिए। अगर आप हिंदी साहित्य में अभिरुचि है तब तो आप वही लीजिए, फिर आप ज्योग्राफी को लेकर के पछताएंगे। आपका समाज शास्त्र में अभिरुचि है, सौ सौ लाखों बात की एक बात है कि जो विषय आपको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, जहाँ आपका मान लो सोशियोलॉजी आप लिख रहे हो या साहित्य आप लिख रहे हो और आपके पास बहुत अच्छी शब्दावली हैं, और तो आप उसमें अच्छा कर सकते हो। आपका ब्रेन अगर कुछ इस तरह का है कि वो सामान्य चीज़ों को ही पढ़ने में उसको आनंद आ रहा है, उसको एक्सप्लोर करने में मज़ा नहीं आता है, तो फिर आपके लिए साहित्य विषय बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि साहित्य विषय या इस तरह के विषय निश्चित रूप से आपके जीएस के प्रोस्पेक्ट को कितना किल करते हैं। जो हमने आपको डेटा दिया है, उस डेटा में अगर आप जाओगे तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य से भी, इसमें मैंने हिंदी साहित्य को नहीं लिया ना, इसमें पीछी हिंदी साहित्य से जो लोग आते हैं वो हिंदी साहित्य से भी 20,000 से 30,000 के बीच में बच्चे आते हैं। और मेंस जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, पीटी क्वालिफाई करते हैं, उनकी संख्या बहुत ही हॉरिबल है। ये 280 के आसपास मात्र आते हैं। अब ये बताओ ना, ये 20,000 लोगों ने फॉर्म भर दिए, सारे हिंदी वाले भरते हैं इसको, 15 से 20,000 तो निश्चित रूप से फॉर्म भर रहे हैं लोग, और ये 280 लोगों का रिजल्ट आखिरकार पीटी में ही नहीं हो पा रहा है। अब पीटी में नहीं हो पा रहा है तो आप क्या इंटरव्यू दोगे और कहाँ जाओगे आप? आपकी संभावना पहले ही खत्म हो जा रही है। तो ये डेटा आप खुद निकाल करके देखो, और यूट्यूब पे इसके अगेंस्ट रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वतंत्र हो, आपको जैसा अच्छा लगे, आपका जीवन है, आप अपना करो। हम तो भाई ज्योग्राफी के हैं, तो ज्योग्राफी के बारे में जो जो फैक्ट्स हैं उसको तो हम बताएंगे, और क्या कोशिश करेंगे दुनिया तक पहुंचाने की, क्योंकि हमसे पहले लोगों ने 5 साल में इतना प्रचार गलत कर कर के क्या क्या नहीं पहुंचा दिया, और उस रेस में हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। कोई बात नहीं है। तो ये तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में है। और एक और डिस्कशन आपके साथ इम्पॉर्टेंट है लेना मुझे, कि ज्योग्राफी में मार्क्स कैसे स्कोर करें, मार्क्स कैसे स्कोर किया जाता है। तो मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको मैप मेकिंग, मानचित्र निर्माण, एंड उसके साथ साथ डायग्राम्स एंड चार्ट्स, इस पे भी अलग से तैयारी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। और हर टॉपिक के अनुसार आपको वर्ल्ड मैप बनाना या इंडिया का मैप बनाना या कुछ स्पेशल चार्ट्स बनाना, तो जैसे डायग्राम्स कुछ स्पेशल बनाना, ये बहुत आवश्यक होता है। अब आपको एक छोटा सा हम ट्रिक देते हैं कि मान लो कि एग्रीकल्चर में कोई प्रश्न आना है, तो लोग सोचते हैं कि एग्रीकल्चर में अब चावल दाल जितना गेहूं उत्पादन, ये उत्पादन, बाप रे सारा फैक्ट पढ़ना पड़ेगा। हम कहते हैं कोई फैक्ट नहीं पढ़ना पड़ता है। एक सिंपल सा चार्ट बनाओ। देखो, एक चार्ट बनाना है, चार्ट बनाना है जिसमें कि राइस का उत्पादन,
अब राइस का उत्पादन 1951 में कितना हुआ, 1971 में कितना हुआ, 1981 में कितना हुआ, 2001 में कितना हुआ और 2021 में कितना हुआ। इतना डेटा आपको याद रखना है। अब जहाँ पर ये ग्राफ का पॉइंट है यहीं पे आप लिख दो 23 मिलियन टन, यहाँ आप लिख दो 2100 मिलियन टन, 120 मिलियन टन, ऐसे लिख दो। अब ये राइस का एक ग्राफ हो गया। अब इसी में हमारा गेहूं का ग्राफ है, तो गेहूं का ग्राफ बना लो, मक्के का ग्राफ बना लो, शुगर केन का ग्राफ बना लो, या ऐसा कर लो कि जो ग्रेन्स हैं उसको अलग कर लो, अनाज को अलग कर लो, दलहन को अलग कर लो, ऐसा करके 3 ग्राफ बना लो। अब तीनों ग्राफ बना लिया। अब मान लो कि एक प्रश्न पूछता है कि भारत में शस्य प्रतिरूप क्या है, तो क्या ग्राफ का उपयोग नहीं होगा? होगा। अगर पूछता है कि क्रॉपिंग प्रोडक्टिविटी में परिवर्तन कैसे आया, तो क्या ग्राफ का प्रयोग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मान लो पूछता है कि कुछ भी यार, हरित क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, तो क्या इस ग्राफ से पता नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, इस ग्रेन में। फिर पूछता है एग्रीकल्चर लैंड यूज पैटर्न, कृषि भूमि प्रयोग में परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो इससे इसी ग्राफ से पता चलेगा कौन सा फसल ऊपर गया, कौन सा नीचे आया, होगा या नहीं। और दूसरा, अगर एक हम पूरे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में एक अगर मैप हम सीख लें, एक मैप सीखना है बस, एक मैप अगर हम सीख लें, मान लो कि ये भारत का इस तरह से एक मैप हम बना लेते हैं। क्या हो रहा है ये, थोड़ा हमारा काम ही नहीं कर रहा है ये, अब क्या करें इसमें। तो मान लो कि एक मैप हम ये बना लेते हैं, नहीं रहा है। मान लो ये मैप हम बना लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से भारत का एक मैप अगर बन जाता है तो ये मैप बना लिया और इसमें हमने दिखा दिया कि हमारा ये कौन सा बेल्ट है भाई, क्रॉप मोनोकल्चर मैप है ये हमारा। यहाँ पे गेहूं है, तो ये हमारा राइस का हो गया, तो ये हमारा कॉर्न हो गया, तो ये हमारा बी बाजरा है, ये हमारा दलहन दलहन पल्स पी है, या यहाँ पे ज्वार हो गया, नीचे आने यहाँ पे ऑयल सीड हो गया, यहाँ पे ऑयल सीड बीच में आएगा, यहाँ पे ज्वार हो गया, यहाँ बाजरा हो गया, यहाँ पे आर रागी हो गया। इस तरह से नीचे कॉटन हो गया, इसके ऊपर में जाएंगे फिर कॉटन हो जाएगा। तो इस तरह से जो मैप्स बनते हैं, तो एक क्रॉप मोनोकल्चर मैप अगर बन गया और कुछ प्रोडक्शन का हम चार्ट रट लें, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में क्या ऐसा है कि आप उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे? इसका यही करना होता है। ज्योग्राफी में कोई फैक्ट रटना नहीं है, बल्कि फैक्ट्स को इस तरह से बना लेना है कि उसके प्रेजेंटेशन से आपको नंबर आ जाए। अब ये काम हम करेंगे, ये आपका तो काम है नहीं, लेकिन हम क्लास में निर्देश भी देंगे कि आपको ये करना है, ये बनाना है। तो पेपर 2 बहुत आसान हो जाता है। अब हमारे जो नोट्स जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहते हैं कि भाई आलोक रंजन सर का तो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, पेपर 1 तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मॉडल एंड थ्योरी हो ये सब बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं, लेकिन पेपर 2 में फिजिकल के बाद वो नहीं पढ़ाते, कन्नी काट लेते हैं। कितना गलत एलिगेशन है। क्या होता है ना कि कई बार हम लोगों को मेथड्स बताते हैं कि आपको अब ये करना है, अब आपको ये करना है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चंस जो पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं वो करंट से जोड़ता है। और दूसरा क्या करता है कि कभी भी उनको, अब हम कितना भी क्लास में लिखवा दें, कितना भी क्वेश्चन बना बना करके लिखवा दें, लेकिन वहाँ यूपीएससी में नया प्रश्न ही आएगा। तो स्टूडेंट को ये सोचना है कि उनको ये एबिलिटी डेवलप करनी है, उनको ये एबिलिटी उनमें होनी चाहिए कि वो कैसे नए प्रश्न जो आते हैं उनको लिखने की प्रतिभा को जन्म देना होगा, अपने अंदर स्वयं प्रतिभा को जन्म देना होगा, ना कि टीचर को ब्लेम करना। ये ब्लेम कौन करता है? जो क्लास में आता है वो नहीं, जो बाहर में नोट्स पढ़ रहा है। अब मेरा दुर्भाग्य देखो कि भारत में लगभग 90 से 100% लोग मेरा नोट्स पढ़ते हैं जो ज्योग्राफी से तैयारी करते हैं, लेकिन डायरेक्ट कितने लोग पढ़ रहे हैं? 10% भी नहीं। तो अब उनके मन में तो मेरे विषय में पता नहीं क्या विचार बने। अब उनके विचार ज़्यादा घूमते रहते हैं बाजार में, क्योंकि मास वही हैं। तो वो लोग बार बार कहते रहेंगे कि पेपर 2 में थोड़ा सर नहीं पढ़ाते हैं, कन्नी काट लेते हैं, इस तरह का लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अरे भाई, पेपर 2 मेथड्स पे आधारित है, और जब तक आप मेथड्स को नहीं सीखोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल सा चीज़ है, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, एक टीचर आया, उसने बहुत सारा एग्रीकल्चर पे डेटा लिखवा दिया,
ये क्रॉप ज़्यादा उत्पादित हो रहा है, यहाँ पे ये क्रॉप हो रहा है, ये क्रॉपिंग प्रोडक्टिविटी, खूब डेटा लिखवा दिया। तो वो तो तुम्हारा इतना टाइम खा गया, तुम्हारा कहाँ लिखोगे उसको जाकर एग्जाम में, जहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ लिखिएगा आप मुझे बताइए। अब कहोगे तो हम पूरा डेटा निकाल करके आपको बंडल बना के दे दें, लेकिन उस बंडल का करोगे क्या, ये मेरे समझ में नहीं आता है। और कई स्टूडेंट्स होते हैं कि उनकी जिद होती है कि हमें तो ये सब चाहिए था। अरे तुम्हारे खोपड़ी से थोड़े ना यूपीएससी चल रही है, अब कोई एग्जाम चल रहा है। आप क्वेश्चंस को, पीछे से क्वेश्चंस को डायरेक्ट उठा करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीधे सीधे प्रश्न हमारे नोट से उठा करके सीधे सीधे आ जाते हैं। और जो भी नए प्रश्न यूपीएससी देती है, न्यू चैलेंजेस जो यूपीएससी में आ रहे हैं, और क्वेश्चंस का जो डायमेंशन चेंज हुआ है कि देखो कि सिलेबस से न पूछ करके वो बिटवीन द लाइंस कहीं से क्वेश्चंस उठा रहा है। वल्कनिज्म नहीं पूछा, सूडो वल्कनिज्म पूछा, डेजर्ट नहीं पूछा, बायोलॉजिकल डेजर्ट पूछा। अब ये जो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, अब हमने देखो इस बार क्या किया है, क्वेस्टा एंड हॉगवैक टोपोग्राफी का कंपैरिजन करवा दिया, क्योंकि मैंने देखा कि भाई एक बार प्रश्न पूछ दिया था कि इनसाइज मियांडर और इनग्रोन मियांडर में अंतर क्या है। मुझे लगा कि अच्छा ये उस स्केल पे यूपीएससी चली गई है कि अब मियांडर, हमने मियांडर पढ़ाया था, सच यही है, मियांडर पढ़ाया था, अब मियांडर पढ़ाया, मियांडर का कारण पढ़ाया, मियांडर का प्रकार पढ़ा दिया, लेकिन उस तरह का कंपैरिजन नहीं पढ़ाया था और प्रकार भी नहीं पढ़ाया था। ये सच है कि मैंने इनग्रोन इनसाइज मियांडर का प्रकार, मतलब इतना कहाँ जाएगा यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी वहाँ चली गई। तब से मेरा भी तो हाथ पाँव फूला। और अभी तुम इस साल का क्लास नोट्स देखोगे या पिछले साल का भी क्लास नोट्स देखोगे तो उसमें बिल्कुल ही अलग पैटर्न पे हमने सिलेबस को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है और पूरा नोट्स अलग मिलेगा। अब ये मेरा दुर्भाग्य देखो, ये बुक शॉप वाले हैं, बड़े प्रिय हैं मेरे, या जो भी सारे किताब वाले हैं सब मेरे बहुत प्रिय हैं, लेकिन ये लोग जो नोट्स बेच रहे हैं, ये नोट्स बेच रहे हैं हमारा 2011 का। अब ये उसी नोट्स को फोटोकॉपी कर करके ये लोग खूब सेल कर रहे हैं, वेबसाइट से भी लोगों ने बना रखा है, बेचते रहते हैं। अब क्या करें हम, हमारी बात तो यही 50 100 500 लोगों तक दब के रह जाती है, और जो लार्जर मास है, लाखों मिलियंस का जो मास है, वहां तक हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंच पाती है। तो जो भी है, क्या करें हम, हमारा अपना एक लिमिटेशंस ही होगा कुछ करने का या कुछ बोलने का। खैर, तो मैंने आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि आप कैसे बहुत ही कम फैक्ट्स को लेकर के और हर प्रश्न का उत्तर बहुत बखूबी लिख सकते हो। तो ये मेथड यूपीएससी के लोगों को सीखने की ज़रूरत है। और दूसरा क्या है कि पेपर 2 में अगर आप योजना पढ़ रहे हो तो योजना एक थीमेटिक मैगजीन है, और कुरुक्षेत्र को हम रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ही रीजनल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से वो डील करती है, और ज्योग्राफी का इतना रीजनल डेवलपमेंट पे रोल नहीं है। कुरुक्षेत्र मैगजीन थोड़ा बहुत जीएस में काम आ सकता है, ज़्यादा नहीं। तो आप योजना को अगर पढ़ोगे तो योजना से ही संबंधित सारे पेपर 2 में जो प्रश्न आते हैं, पेपर 2 ऑप्शनल ज्योग्राफी में, वो कहीं ना कहीं योजना से ही इंस्पायर्ड रहते हैं। लेकिन वो भी प्रश्न जो होते हैं उसमें आपको ट्रेडिशनल ज्योग्राफी लिखनी होती है, प्लस आपको लिखनी होगी वो जो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके बारे में भी लिखना होगा। जैसे मान लो कि एक प्रश्न आता है अर्बन प्लानिंग पे, स्मार्ट सिटी पे प्रश्न आ गया, तो स्मार्ट सिटी पे तो मैंने ग्रिड आयरन पैटर्न चंडीगढ़ का मॉडल पढ़ाया हुआ है ना, तो क्या वो स्मार्ट सिटी नहीं है? बिल्कुल स्मार्ट सिटी है। स्पेसिंग का प्रॉब्लम होता है अर्बन एरियाज में, पॉल्यूशन कंट्रोल का एक मेजर इशू होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का होता है, उद्योगों को विकेंद्रीकृत कर दिया जाए नगरों से। तो जो भी स्मार्ट सिटी है उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, उसका सिटी को क्लीन रखना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, माइग्रेशन का प्रॉब्लम। तो जो भी प्लानिंग का 6 वेरिएबल मैंने पढ़ाया हुआ है, 6 वेरिएबल प्लानिंग के हैं, तो 6 चर जिसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, तो मैंने पढ़ाया ना इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, उसमें कैसे टैक्स स्ट्रक्चर को या कैसे इन्वेस्टमेंट्स को क्या करते हैं, तो एक इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर में इंडस्ट्रियल प्लानिंग भी आएगा, है ना। तो इस तरह का मार्केटिंग का जो है उसमें भी होलसेल मार्केटिंग है, तो रिटेल ट्रेड मार्केटिंग है, इस तरह का प्लानिंग किया जाता है मार्केटिंग प्लेसेस का अंदर। अब ये सब जब मैंने पढ़ाया हुआ है, इन्वायरमेंटल प्लानिंग पढ़ाया हुआ है, पॉल्यूशन कंट्रोल उसमें ही आ जाएगा, स्लम एरिया प्लानिंग पढ़ाया हुआ है,
तो स्मार्ट सिटी प्लानिंग भैया अलग से का हुई। ये तो एक सच है ना कि स्मार्ट सिटी में इन्हीं चीज़ों को नए रूप में लोग पेश कर रहे हैं, है ना, कि वायरिंग करेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन वाला उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो ट्रेडिशनल ज्योग्राफी है उसमें जीएस के कुछ अच्छी चीज़ों को जोड़ करके ही आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा नया लिख दो, फिर तो आप जीएस लिख दिए तो हमारा ट्रेडिशनल ज्योग्राफी कहाँ जाएगा। और ज्योग्राफी ऑप्शनल में जब प्रश्न पूछ रहा है तो आपको निश्चित रूप से ये मानना है कि आपको ट्रेडिशनल ज्योग्राफी प्लस जो नई ज्योग्राफी है, जो नया करंट अफेयर है, दोनों को जोड़ करके ही लिखना होगा। अब करंट अफेयर के नाम पे इतने बयार बह रहे हैं पूरे हिंदी माध्यम में कि सारे लोग ये विजन का खरीद लो तो पता नहीं कौन कौन का खरीद लो, और उसमें से आता कुछ है नहीं और रटे पड़े हैं बैठ करके। अब वो रटते नहीं तो उनके अंदर में बड़ी हीन भावना रहती है कि हमने ये पढ़ा ही नहीं, वो डरे हुए रहते हैं। लेकिन तुम अगर सक्सेसफुल लोगों से पूछोगे, तुम शैलेंद्र सिंह इंदौलिया 38 रैंक से पूछ लो, मयंक से पूछ लो, क्योंकि मुझे दो चार नाम याद हैं, या मोहित महराणा से ही पूछ लो, रैंक 1 हरियाणा, या इस बार के ही जो भी लोग हैं यूपी में, पूछ लो उनसे। तो ये क्या ये विजन रट रहे थे या इस तरह की दृष्टि, क्या बहुत सारे मैगजीन्स आने लगे हैं, इतना कूड़ा कबाड़ा पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। न्यूज़पेपर में अगर आप रोज उसके एडिटोरियल में या संडे न्यूज़पेपर का अगर आप जो साइंस वाला पेज आता है, ज्योग्राफी एंड साइंस वाला, उसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, या थोड़ा बहुत इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल्स आते रहता है उसको फॉलो करते हो, उसको उससे कुछ नोट डाउन करते रहते हो, तो अपने आप में बहुत है। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन वहीं आएगा जब आप खुद मेहनत करके उसको नोट डाउन करोगे। कई बार तो होता है कि जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस रहते हैं पड़े हुए, तो हम बहुत अच्छा लगता है मुझे, फ्री वीडियोस वाले लोग बड़े मेहनत से आजकल यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग भी फ्री वीडियोस isbawa.com या इनसाइट का वेबसाइट से इनका यूज़ करो यार, जो भी है उनका यूज़ करो। अब सिर्फ केवल आईएएस के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी माध्यम का झंडा लेके दौड़ने से तो कोई फायदा है नहीं। आपको कहीं ना कहीं आईएएस बाबा से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, एक दो वहाँ से आ जाएगा, एक दो वहाँ से आ जाएगा। तो एक ऐसा स्मार्ट व्यक्ति बनना है जो कि वीकली कम से कम ना ये करंट अफेयर के लिए 2 3 4 जगह हाथ पाँव मार ले, और सप्ताह में एक दिन बस डिवोट करे करंट अफेयर को। ये रोज रोज का धंधा भी ना करे। एक दिन वो 5 7 घंटा अच्छे से अगर लगाएगा ना करंट अफेयर पे, तो एक दिन का 7 दिन का न्यूज़ वो कवर कर लेता है। आप इस तरह का करो तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। और यही करना भी चाहिए, न कि किसी पुस्तक को मानक मान करके अगर जीएस में तुम रटने लगे ना, तो मानक पुस्तक अब कोई नहीं हो सकता है। और यूपीएससी क्या करती है कि जिसका भी लोग मानक मानते हैं ना, उस पुस्तक से तो कुछ भी नहीं पूछती है। मुझे तो लगता है लेके बैठ न जाती हो कहीं वो, मुझे इससे तो कम से कम कुछ नहीं पूछना है। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो करंट अफेयर हो जाएगा, और उसी करंट अफेयर के आधार पे, योजना के आधार पे, ज्योग्राफी पेपर 2 का भी करंट अफेयर बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये मुझे कहना था ज्योग्राफी के विषय में, जो मैंने आपसे अभी तक कही कि ज्योग्राफी में मार्क्स कैसे आता है। तो उसमें पहला मैंने बताया कि मैप मेकिंग, डायग्राम्स एंड चार्ट्स, इसका प्रयोग करने सीखना है आपको। अब डायग्राम्स एंड चार्ट में अगर आप चाहोगे तो सीख सकते हो ना, कि मान लो ये पाई डायग्राम है, पाई डायग्राम है, इसमें राइस का प्रोडक्शन कितना है, तो वीट का कितना है, तो व्हाट, तो इसमें व्हाट पल्सेस का कितना है, तो ऑयल सीड्स का कितना है। एक पाई डायग्राम बना लो ना, कहीं भी बनाए। ग्राफ नहीं बनाना चाहते हो, ग्राफ ज़्यादा स्पेस लेगा, तो पाई डायग्राम डाल दो। इस तरह से व्हील डायग्राम्स बनता है। मान लो कि सोशल प्रॉब्लम्स को आप दिखा रहे हो कि प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, नगरीकरण के समस्याएं क्या है, तो ये हो गया एक सर्कल, और इसमें व्हील बन जाएगा, ये व्हील बन जाएगा इस तरह से। अब व्हील है तो इसमें ये सोशल प्रॉब्लम्स, तो ये हो गया पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, तो ये हो गया इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो ये हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस तरह से सेक्टर्स बन जाएगा। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे अपना लिस्ट बना दो, इसमें लिस्टिंग कर दो प्रॉब्लम्स का। तो देखो व्हील डायग्राम्स भी बन सकता है, या इसके ऊपर एक और सर्कल डाल दिया जाता है, तो इसका जो सेक्टर आया, इसका जो सेक्टर आया, इसके सेक्टर में सोशल प्रॉब्लम्स को लिख दो। ये सेक्टर आया, इसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को इसके सेक्टर में लिख दो। कई प्रकार से व्हील डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के मेथड्स को सीखना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी में, और तभी हम लोग काम कर पाएंगे।
यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है शायद, और बैटरी हमारा बिल्कुल रनिंग लो दिखा रहा है। अब असमंजस में है, लेकिन फिर भी आपसे कम से कम इतनी मुलाकात हो गई, इतनी बात हो गई, बात अधूरी रह रही है। लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है। लाइट चली गई है। ईंटे के भट्टे पे हम बैठे हैं और बेहद ठंड और भीषण ठंड और कुहासे के बीच में बैठे हैं। मुझे लगता है कि मुश्किल से 5 मिनट में हमारी बैटरी चली जाएगी। लेकिन मुझे इस बात की मुझे बहुत संतुष्टि और खुशी है कि हम आपके सामने हो पाए। और वो एक आ, जो क्या बोलूँ मैं, जो मुझे एक गिल्ट फीलिंग आ रहा था कि मैंने आखिर अखबार में ऐड दिया, इतने लोगों को इन्फॉर्मेशन भिजवाया, इतना मेहनत हमारे स्टाफ्स ने किया और हम प्रकट नहीं हो पाए। तो आज बात थोड़ी अधूरी रह रही है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम 15th को मिलेंगे आपसे। और 15 से फिर रेगुलर क्लासेस चलेंगी। 15 तारीख से हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, और नए बैच को हम 15 तारीख से क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे, और क्लाइमेटोलॉजी 15 से पढ़ाया जाएगा। आप लोग कम से कम भूगोल के बारे में कुछ सुन पाए, और बात तो हमारी आधी ही रह गई है।